क्या हेमंत सोरेन के पूर्वज अंडों से आए थे? क्यों राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हाथ उनके घर वालों ने लड़के वालों से 3 रुपए लेकर अपनी मासूम बेटी का हाथ उन्हें सौंप दिया था। जहां समाज में दहेज के लिए बहु बेटियां जला दी जाती है, वहीं एक सीएम का बेटा होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को पाने के लिए उसका मूल्य चुकाया था। हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू जिस आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसे संथाल आदिवासी कहते हैं। संथाल आदिवासी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के अलावे बिहार, असम, नेपाल, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। आदिवासी शब्द खुद में ही एक डरा देने वाला शब्द है, क्योंकि जब भी आप खुद को किसी आदिवासी कम्युनिटी के साथ इमेजिन करते हैं तो लगता है कि कुछ पत्ते और झाड़ियां पहने लोग आपको डंडे में बांधकर किसी जलती हुई आग के पास ले जा रहे हैं, जैसा कि अब तक सिनेमा करते आई है। पर रियलिटी इससे बहुत अलग है, जो फिल्म नहीं दिखाती, क्योंकि एट द एंड पॉइंट फिल्म एक बिजनेस होती है। अगर आप किसी आदिवासी की जिंदगी को समझना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री देखनी चाहिए, न केवल इंडियन हिस्ट्री बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी। हमें पता है अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, पर बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। बात यहाँ से शुरू होती है एक अमानवीय शोषण की, जो कोलंबस की डायरी देखने से हमें पता चलती है। आदिवासी का मतलब होता है वो निवासी जो आदिम काल से उस पर्टिकुलर एरिया में निवास करता आया है। पर आज इन आदिवासियों की हालत बहुत खराब है। जाहिर सी बात है, आदिवासी होने के कारण इनकी अपनी रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक मान्यता इनके यहाँ प्रसिद्ध है, वो है सृष्टि निर्माण की। हिंदू धर्म में जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ से मानी गई है और मानव निर्माण ब्रह्मा के द्वारा बताई गई है, या फिर क्रिश्चियनिटी में मानव उत्पत्ति एडम और ईव द्वारा, वैसे ही इनके यहाँ एक कथा प्रचलित है, एक लोक कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक सर्वप्रथम धरती समुद्र के नीचे थी, या यूँ कहा जा सकता है कि धरती पर केवल जल ही जल था और जमीन थी ही नहीं। जब महामानव ईश्वर ने खुद को सृष्टि की शक्तियों से खुद को निर्मित किया तो उसने खुद को अकेला पाया। उसने कुछ जीव बनाने की सोची, पर उसके सामने सारा समंदर का पानी था। इसलिए उसने कुछ जलीय जीव बनाए जो पानी में रह सकते, जैसे केकड़े, मगरमच्छ, कछुए और कुछ मछलियां। वह उन्हें देखता रहा और वे गहराइयों में चले गए। अब महामानव ईश्वर दोबारा अकेला था। उसने सोचा कुछ ऐसा जीव बनाया जाए जो महामानव ईश्वर का ही प्रतिरूप हो, पर वह महामानव ईश्वर की ताकत वाला न हो और वह उसके अकेलेपन को दूर कर सकता था। उसने अपने शरीर से 2 पुतले बनाए। महामानव ईश्वर उनमें जान फूंकने ही वाला था कि दिन का घोड़ा उड़ता हुआ अपनी यात्रा पूरी कर पानी पीने को आया। घोड़े के पैरों से वो पुतले टूट गए। महामानव ईश्वर को बड़ा दुख हुआ और उसने घोड़े के तेज को कम कर आसमान में दोबारा फेंक दिया। अब वह दिन का घोड़ा के साथ रात का घोड़ा भी बन चुका था, यानी वह सूरज भी था और चांद भी। महामानव ईश्वर ने उन टूटे हुए पुतलों को देखा और कहा, अब मैं पक्षी बनाऊंगा जो पानी में भी रह सकेंगे और उड़ते घोड़े के समान आसमान में भी उड़ सकेंगे। अब महामानव ईश्वर ने अपने सीने को रगड़ा। कुछ छोटे कण हाथों में चिपक गए। उसने उन कणों को देखा, वो दिखने में अच्छे लगे, इसलिए ईश्वर ने जब उन पर सांस छोड़ी तो वह उसके पंख बनकर उड़ने लगे, यानी वो कण प्राण पाकर हंस हंसनी में बदल गए। वो हंस हंसनी का एक जोड़ा था। अब महामानव ईश्वर बहुत खुश हुए। हंस हंसनी का जोड़ा ऊंचे आसमान में उड़ने लगा। वह उड़ता रहा और ऊपर उड़ता, पर अब वह जोड़ा कहीं बैठना चाहता था। वह जोड़ा लगातार उड़ान लेकर थक चुका था। वह अब कहीं बैठना चाहता था। वो ईश्वर के हाथ पर बैठ गए। तभी दिन का उड़ता घोड़ा जो सूरज ही था पानी पीने को आया। वह पानी पीकर चला गया, पर जब वह पानी पी रहा था उसके मुंह से झाग निकला। झाग पानी पर तैरने लगे। ईश्वर ने उन कमजोर हंस हंसनी के जोड़े को झाग पर बैठने को, झाग पानी में तैर रहे थे। जोड़ा झाग पर बैठा, पर झाग उन्हें लेकर समुद्र में तैरने लगा। जोड़ा अब उस झाग पर बैठकर समुद्र की सैर कर रहा था, और जब वह जोड़ा समुद्र की सैर कर ईश्वर के पास दोबारा आया तो उस जोड़े ने कहा, हम समुद्र पर काफी देर तक भटके पर हमें खाना कहीं नहीं मिला, हमें खाने की जरूरत है। तब ईश्वर ने अपने तमाम बनाए हुए जीवों को बुलाया और उन्हें समुद्र के नीचे से मिट्टी बाहर लाने को कहा ताकि जमीन बनाई जा सके। पर जितनों ने भी मिट्टी के कणों को दांत या पंजों से पकड़ने की कोशिश की, रेत के कण उनकी गिरफ्त से छूट गए। वो सारे जीव मिट्टी बाहर लाने में नाकामयाब रहे। अंत में तय हुआ कि कछुए के चारों पैरों को बांधकर एक ठोस जगह बनाई जाए और केचुआ मिट्टी खाकर कछुए की पीठ पर एक उपजाऊ जमीन बनाएगा, और इस तरह से समुद्र के नीचे से मिट्टी
बाहर आए। अब धरती बन चुकी जमीन बन गई थी, तो महामानव ईश्वर ने उस पर कई बीज छींट दिए। वे बीज अब पेड़ बन गए, जैसे सिरम का पेड़, साल का वृक्ष, करम का पेड़, बरगद और महुए का पेड़। हंस हंसनी के जोड़े ने सिरम के खोहड़ में 2 अंडे दिए। मादा अंडे सेती और नर खाने का इंतजाम करता। दोनों ने इस तरह उन अंडों का ख्याल रखा और समय आने पर अंडों से बच्चे निकले। पर आश्चर्य की बात, वे दोनों बच्चे मानव बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का पिल्चू हड़ाम के नाम से जाना गया और लड़की पिल्चू बुढ़ी के नाम से। तो इस तरह से संथाल आदिवासी कम्युनिटी के मुताबिक दुनिया में मानव प्रजाति का आविर्भाव हुआ। संथाल कम्युनिटी के लोग खुद को इन्हीं के संतान मानते हैं। आज भी अगर आप इस कम्युनिटी में जाएं तो आपको बड़े बुजुर्ग ये कहानी जरूर सुनाते हुए मिलेंगे। संथाली लोकगीतों में भी इस कहानी को गीतों के रूप में गाया जाता है। चूंकि हेमंत सोरेन भी इस संथाल आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि हेमंत सोरेन और संथाल आदिवासी के पूर्वज झंडों से आए थे। कालांतर में इन संथाल आदिवासियों का गोत्र विभाजन हुआ, जो हांसदा, मुर्मू, सोरेन, किस्कू, हेम्ब्रम, टुडू, मरांडी, बास्की, बेसरा, चोड़े, बेदिया और पवरिया के नाम से जाने जाते। सोरेन भी इनमें से एक है और मुर्मू भी इन्हीं में से एक। हेमंत सोरेन के सरनेम में लगा सोरेन इसी विभाजन का हिस्सा है और द्रौपदी मुर्मू के नाम में लगा मुर्मू भी इसी गोत्र विभाजन का ही हिस्सा है। जहां अन्य समाज में दहेज के रूप में एक भारी भरकम धनराशि और साजो सामान का लेन देन होता है, वहीं इस आदिवासी समुदाय में एक अलग ही प्रथा प्रचलित है। जब वर पक्ष और वधु पक्ष को वधु अथवा वर पसंद आ जाता है, तो इस नए रिश्ते को स्वीकृति और मजबूती देने के लिए 3, 5 या 7 रुपए का लेन देन किया जाता है। पर इस रिवाज को हम आगे और समझे उसके पहले इस आदिवासी कम्युनिटी के कुछ और वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। किसी संथाल आदिवासी समुदाय और गांव में एक प्रधान होता है जिसे मंझी कहते हैं। इसके डिप्टी को परानिक कहते हैं और गांव में रिवाज संबंधी आकलन और सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए गठित होता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए नायके का पद होता है और मंझी का सहायक जोग मंझी होता है। जोग मंझी ज्यादातर एक युवा होता है, क्योंकि उसे आदेशों का पालन और कार्य का प्रबंधन के लिए एक भारी शारीरिक भागदौड़ से किया जाता है। क्योंकि शादी से पहले तक वर पक्ष और वधु पक्ष आमने सामने आपस में बात नहीं करते, उन्हें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए रायबारी की जरूरत होती है। रायबारी यानी जो दोनों पक्षों के बीच यानी वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच मध्यस्थता कराता है। तो दोनों पक्षों की बातें इस रायबारी के माध्यम से ही बात पहुंचानी पड़ती है। जब रिश्ता पक्का करने की बारी आती है, तो इसी वक्त जोग मंझी को एक बड़ा जिम्मा दिया जाता है। जोग मंझी लड़की के पिता से पूछता है, तुम दुल्हन के पिता हो, कन्या का क्या मूल्य लोगे? हमें वर पक्ष को बताना होगा। इस पर जोग मंझी पत्ते का 2 प्याला बनाता है, जिसमें एक में कुछ कौड़ियाँ होती है, दूसरे में लाल सफेद रंग के 3 धागे। वह इन पत्तों के प्याले को रायबारी को देता है। रायबारी उन प्यालों को वर पक्ष के पास ले जाता है। वर पक्ष उसमें से कुछ कौड़ियाँ रखते हैं और बची हुई को जोग मंझी को लौटाया जाता है। वह इन बचे हुई कौड़ियों को दुल्हन के पिता को देता है। वह उसमें कुछ और कौड़ियाँ मिलाकर रायबारी को देता है और वर पक्ष के पास वो पत्तों के प्याले दोबारा आते हैं। उसमें से कुछ रखकर दोबारा जोग मंझी को लौटाया जाता है। ऐसा 3 से 5 बार होता है, ताकि वह प्रक्रिया रिपीट होकर उसका परिणाम पक्का हो सके। किसी को कोई संदेह शेष न रहे, क्योंकि एक बार की प्रक्रिया गलत हो सकती है, पर 3 से 5 बार की दोहराई हुई प्रक्रिया गलत नहीं हो सकती। अब बात तय होती है, यदि दूल्हे के पिता ने 2 कौड़ी ली है तो कन्या का मूल्य 3 रुपया है। यदि दूल्हे के पिता ने 3 कौड़ियाँ ली है तो कन्या का मूल्य 5 रुपया है। और यदि दूल्हे के पिता ने 7 कौड़ियाँ ली है तो कन्या का मूल्य 7 रुपये रखा गया है। जब कन्या का मूल्य 3 रुपये होता है तो दूल्हे पक्ष को बदले में कुछ नहीं मिलता। अगर ये 5 रुपया है तो दुल्हन के पक्ष को एक गाय, एक कांसे का प्याला मिलता है। दूल्हे को एक सूती चादर और एक कमीज दी जाती है और दूल्हे के पक्ष वालों को एक बधिया बकरी, एक मिट्टी के घड़े वाला बियर और 5.5 सेर चावल और साथ में नमक, तेल और हल्दी दी जाती। इसे कन्या मूल्य प्रतिफल कहा जाता है। अगर कन्या का मूल्य 7 रुपये होता है तो दुल्हन पक्ष को एक बछड़े वाली गाय, कांसे का एक प्याला, कांसे की एक थाली और दूल्हे के लिए सूती चादर और कमीज देनी पड़ती है। और दूल्हे के पक्ष को एक बधिया बकरी, एक बियर का घड़ा और 7.5 सेर चावल देना होता है। तो इस तरह से संथाल आदिवासी समुदाय में रिश्ता पक्का किया और माना जाता है। संथाली आदिवासी समुदाय से संबंधित होने के कारण हर संथाल को इन प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है, फिर चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो, नेता का बेटा हो या फिर स्वयं राष्ट्रपति। इसलिए ये कहना काफ़ी तर्कसंगत है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी इन प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ा है, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से संबंधित है और वो संथाल आदिवासी समुदाय का हिस्सा है।